नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के केबिन में। अब तक आप लोगों ने सुना कि आकांक्षा अभी बिहार नहीं मानती और हर्षवर्धन को अनाया के खिलाफ करने की कोशिश करती है और अनाया के खिलाफ बकवास करती है, जिसे सुनकर हर्षवर्धन खतरनाक आवाज में बोला, लगता है तुमने मेरी पूरी बात सुनी नहीं है। जिस लड़की को तुम नीचा दिखा रही हो वो रावत इंडस्ट्री की मालकिन है, अनाया हर्षवर्धन रावत, और तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम उसे नीचा दिखाओ। और रही बात उस वीआईपी कार्ड की, वह उसी के लिए इशू किया गया था, उसके ही पर्सनल यूज, निजी इस्तेमाल के लिए, ताकि मेरे ना होते हुए कोई भी उसे नीचे ना दिखाएं या फिर कोई भी उसे परेशान ना करें। और तुमने फिर भी इतनी हिम्मत दिखाई उसे परेशान करने की। वही यह सुनकर हर कोई डर गया, यहाँ तक कि सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट की दूसरी लड़कियां भी डर से कांप रही थी जो पीछे खड़ी हुई थी। तभी एक चमची जो आकांक्षा की कुछ ज्यादा ही चापलूसी करती थी, वह आगे आए और डरते हुए बोली, सीईओ यह आप क्या कह रहे हैं? आपकी गर्लफ्रेंड तो आकांक्षा है, आप उस बेकार लड़की को अपनी बीवी क्यों बता रहे हैं? आकांक्षा बताओ, तुमने ही तो कहा था कि तुम मिस्टर रावत की गर्लफ्रेंड हो और बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम इस वजह से तो यहाँ पर आए हो ताकि तुम बॉस के करीब रह सको। वही यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई, वह उन दोनों को घूरने लगा। यही हाल रजत का भी था। रजत को सच में समझ नहीं आ रहा था कि इन बददिमाग लोगों के दिमाग में यह बात कैसे आई कि यह मेकअप से पुती हुई चुड़ैल, जिसने नाम मात्र के कपड़े पहने हैं, वह हर्षवर्धन रावत की बीवी बन सकती है। तभी एक और चमची आगे आते हुए बोली, बताओ ना आकांक्षा, तुम सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस हो। तुम बस यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आई थी कि तुम मिस्टर रावत से प्यार करती हो और हमारे सीईओ भी तुमसे शादी करना चाहते हैं। सीईओ, आप इस तरह से आकांक्षा को कैसे ठुकरा सकते हैं और आकांक्षा को धोखा देकर किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? वहीं उन लोगों की बातें सुनकर हर्षवर्धन अपनी खतरनाक आवाज में बोला, और तुम लोगों को इतनी घटिया गलतफहमी कैसे हो गई कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या मैंने तुमसे इस बारे में बताया? इसीलिए बकवास करना बंद करो और ऐसे ही किसी के भी साथ मेरा नाम जोड़ना बंद करो। उन चमचियों को तो यकीन नहीं हो रहा था। वह सभी एक साथ आकांक्षा को देखते हुए बोली, आकांक्षा, सीईओ क्या कह रहे हैं? क्या तुम सच में उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? क्या सच में तुम उनसे शादी करने नहीं वाली हो? दूसरी भी बोली कि तुम आज तक हमें झूठ बता रही थी। सच सच बताओ कि बात क्या है? क्या सीईओ ने तुम्हें धोखा दिया है? क्या उन्होंने तुम्हें छोड़कर उस लड़की को चुना है? क्या वह लड़की तुम लोगों के रिश्ते में तीसरी औरत बनकर आई है? लगता भी यही है। वह छोटी सी लड़की है, कोई कॉलेज गोइंग गर्ल होगी, उसी ने तुम्हारा रिश्ता तोड़ा होगा। यही बातें वह चमचिया करने लगी। हर्षवर्धन को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि उन सबको बाहर फेंकना चाहता था, लेकिन कुछ बोलना नहीं है। उसे लग रहा था कि इन सब के साथ बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन दूर खड़ी हुई सारिका, जिसने पहले अनाया को बचाने की कोशिश की थी, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह आगे आई और उन बेवकूफ लड़कियों को देखते हुए बोली, तुम लोगों को अभी भी समझ नहीं आया? तुम्हारी यह सो कॉल्ड आकांक्षा सिंघानिया, जो खुद को एक महान प्रिंसेस दिखाती है, उसने आज तक तुम सबसे झूठ बोला है। उसका सीईओ से कोई लेना देना नहीं है। उसकी प्यार की कहानी, प्यार के वादे और शादी की बातें सब उसकी अपनी मनगढ़ंत कहानी थी। जैसे दुनिया में कई लड़कियां ऐसी हैं जो हमारे सीईओ को पसंद करती है और उनसे शादी करने के सपने देखती है, उसी में से एक तुम्हारी यह सो कॉल्ड सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस भी है। और तुम अभी भी सीईओ के सामने ये बकवास कर रही हो। वही यह सुनकर आकांक्षा नामे अपना सिर हिलाते हुए चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, तुम बकवास कर रही हो। सारिका, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्यार पर इस तरह से बकवास करने की? मैं सच में सीईओ से प्यार करती हूँ। फिर वह हर्षवर्धन को देखकर बोली, मिस्टर रावत, आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? इन सबको बताए, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। मैं आप ही की वजह से यहाँ पर आई हूँ। जरूर वो दो कौड़ी की लड़की ने आपको अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा। फिर वह 2 कदम आगे बढ़ी और हर्षवर्धन का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज सीईओ, इन सबको बताओ। आप उसे चालबाज लड़की की चाल में नहीं फंसोगे। आप उसे लड़की से प्यार नहीं करते। आप मुझे बताओ, आप इन सबको बताओ ना।
ये कहते हुए वह सच में कोई पागल लड़की लग रही थी, जो किसी से भीख मांग रही हो कि वह उसे प्यार करे। इस वक्त उसका हुलिया पूरी तरह से बिखरा हुआ था। उसके शरीर पर जगह जगह पर चोट थी, चेहरे पर भी एक बहुत बड़ा कट था। फिर भी वह हर्षवर्धन को रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह उसे प्यार करती है। उसकी हालत पर और कोई होता तो जरूर तरस खाता या फिर उसे पागल समझता, लेकिन हर्षवर्धन को तो उसे घिन आ रही थी। हर्षवर्धन ने एक हल्की सी लात मारी और उसे दूर करते हुए कहा, दूर रहो, छूने की हिम्मत मत करना। और कौन सी प्यार की बातें, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। ये सुनकर आकांक्षा लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और चिल्लाकर बोली, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे ठुकरा नहीं सकते। मैं आपको कई साल से प्यार करती हूँ, आप भी मुझे प्यार करते हैं, इसीलिए तो हमेशा आप मेरे साथ में प्यार से बातें करते हैं। और आपकी केबिन में भी मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता। आप मुझे कई बार अपने साथ मीटिंग में भी ले गए, यहाँ तक कि रात के डिनर पार्टी में भी मैं कई बार आपके साथ गई हूँ। आपके लिए मैं स्पेशल खास हूँ। जरूर उसे 2 कौड़ी की लड़की ने ही कुछ ऐसा किया होगा जिस वजह से आप उसे पर मोहित हो गए। और वैसे भी उस लड़की के पास कुछ नहीं है, एक अच्छी शक्ल है और वह दिखने में भी छोटी सी है। वह आपको खुश नहीं कर सकती, मैं आपको बिस्तर में भी खुश कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मेरे साथ जुड़ने से आपके पास पावर भी आएगी। मैं सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस हूँ, आपका रुतबा भी बढ़ जाएगा। वह मामूली सी लड़की आपको कुछ नहीं दे सकती, लेकिन मैं दे सकती हूँ। आप उसे छोड़ दीजिए और मेरे साथ हो जाए। वहीं उसकी बकवास सुनकर हर्षवर्धन को अब सच में गुस्सा आ रहा था। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, बकवास करना बंद करो, और कौन सी पार्टी और कौन सी जगह पर। ये कहते हुए हर्षवर्धन ने एक नज़र रजत पर डाली। वह सच में जानना चाहता था, क्योंकि उसने कभी आकांक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया था। तो हर्षवर्धन की नज़रें महसूस करके रजत भी एक पल के लिए डर गया। वह डरते हुए आगे आया और धीमी आवाज में बोला, बॉस, वह हमेशा ही हेल्पिंग सेक्रेटरी के नाम पर मेरे साथ आती है। ये वही लड़की है। ये सुनकर हर्षवर्धन को भी समझ आया कि यह सब कुछ इस बेकार लड़की की अपनी मनगढ़ंत कहानी है। बाकी की लड़कियां भी अब तो आकांक्षा को अजीब नजरों से देख रही थी। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, क्या बात है हस्बैंड, तुम्हारी फैन फॉलोइंग तो कुछ ज्यादा ही है। इस आवाज को सुनकर हर्षवर्धन तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसे नहीं लगा था कि उसकी छोटी सी बीवी इतनी जल्दी उठ जाएगी। वह तुरंत बड़े कदमों से अनाया के पास गया और उसे गोद में उठाते हुए बोला, बीवी तुम बाहर क्यों आए? तुमने मुझे आवाज दी होती, मैं खुद तुम्हारे पास आता। ये सुनकर अनाया बोली, कुछ खास नहीं, बस मुझे तुम्हारे गुस्से की आवाज आई तो मेरी नींद खुल गई। ये सुनकर हर्षवर्धन प्यार से बोला, आई एम सॉरी बीवी, यह मेरी गलती है, अगर पता होता तो मैं थोड़ी धीमे बात करता है। ये सुनकर अनाया बोली, कोई बात नहीं, इस बहाने मुझे पता भी चला कि तुम अपने साथ लड़कियों को बिजनेस डिनर पर भी ले जाते हो। ये सुनकर हर्षवर्धन तुरंत एक्सप्लेनेशन देते हुए बोला, नहीं बीवी, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस बकवास कर रही है। ये कहते हुए उसने घूरकर रजत को देखा, जैसे कहना चाहते हो अभी एक्सप्लेन करो, अगर तुम्हारी लेडी बॉस को कोई गलतफहमी हुई तो तुम अपनी नौकरी खो सकते हो। रजत भी अपने बॉस का इशारा समझ गया। वह आगे आते हुए बोला, मैडम ऐसा कुछ नहीं है, यह अकेले लड़की नहीं है जो हमारे साथ आई थी, ऐसी कई लड़कियां हैं जो बिजनेस प्रपोजल हैंडल करने के लिए मेरे साथ आती है और वह बॉस को असिस्ट नहीं करती, वह मुझे असिस्ट करती है। और रही बात इस लड़की की, तो जहां तक मुझे पता है ये जबरदस्ती हर बार मीटिंग में आने के लिए सामने से रिक्वेस्ट करती थी। यहाँ तक कि उसने कई बार ओवरनाइट काम भी किया ताकि वह मीटिंग अटेंड कर सके। मुझे लगा कि वह काम के प्रति कुछ ज़्यादा ही जुनूनी है, इसलिए मैं उसे आने देता था। और रही बात केबिन में आने की, तो वह बिना बताए आती थी, क्योंकि बाहर स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, मेरे अलावा कोई भी बॉस की केबिन में नहीं आ सकता। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई और वह आकांक्षा को घूरते हुए बोली, लगता है मिस आकांक्षा सिंघानिया को कुछ ज्यादा ही मनगढ़ंत कहानी बनाने का शौक है, इसीलिए तो उनकी नज़रें मेरे पति पर है। आकांक्षा, जो अब तक पूरी तरह से बौखला चुकी थी, वह आगे आते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, तुम सीईओ के लायक नहीं हो, तुम मिस्टर रावत के लायक नहीं हो, वह सिर्फ मेरे हो सकते हैं, मेरे अलावा कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। इस वक्त वह पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। हर्षवर्धन, जो अनाया को अपनी गोद में लिए हुए सोफे पर बैठा था,
वह आकांक्षा का पागलपन देखते हुए कड़क आवाज में बोला, लगता है तुमने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा। वह रजत की ओर इशारा करते हुए बोला, इसे भी हेल मेंशन ले जाओ। इसे पता होना चाहिए कि इसकी गलती क्या है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वही आकांक्षा अब डरने लगी थी। वह ना चाहते हुए बोली, नहीं मिस्टर रावत, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं सिंघानिया परिवार की बेटी हूँ। अगर आपने मेरे साथ कुछ किया तो मेरा परिवार आपको नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए एक नज़र रजत को देखकर बोला, ये बात तो मैं भी भूल गया। जरा सिंघानिया परिवार को भी इन्फॉर्म करो। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनकी बर्बादी की वजह उनकी सो कॉल प्रिंसेस है, और हाँ, सिंघानिया परिवार को बर्बाद कर देना। ये सुनकर आकांक्षा को सच में डर लगने लगा था। उसे पता था हर्षवर्धन रावत की पावर कितनी ज्यादा है। वह डर रही थी, लेकिन तब तक रजत के इशारे पर कुछ गार्ड्स आगे आ चुके थे और उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। उसके साथ साथ उसकी जो चमकियां अनाया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी थी, उसे भी ले गए हेल मेंशन बस बग सिखाने के लिए। और बाकी का स्टाफ जो वहां खड़ा हुआ था, वह सर झुकाए डर रहा था कि कहानी वह उन्हें भी बाहर न फेंक दे। तभी हर्षवर्धन बोला, इन सबको एक बार वार्निंग दे दो। मैं चाहता हूं कि अगली बार यह कोई गलती करने से पहले 2 बार सोचें। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के बाकी के लोग भी अनाया से माफी मांगते हुए बाहर जाने लगे। तभी अनाया उन सबको देखते हुए कड़क आवाज में बोली, वैसे सारिका, मदद के लिए शुक्रिया। ऐसे ही काम करती रहो। ये सुनकर सारिका को अंदर से काफी प्राउड महसूस हुआ है। वह सर झुकाकर बोली, मैंने कुछ खास नहीं किया मैडम, यह मेरा फर्ज था। इतना बोलकर वह भी बाहर जाने लगी। तभी उसके कान में अनाया की आवाज आई, रजत, इसे प्रमोशन दे देना। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जहां वह खुद नुकसान में थी, फिर भी उसके एथिक्स काफी अच्छे थे। उसे सही और गलत का पर पता था, यहाँ तक कि वह मेरी मदद के लिए खड़ी भी हुई। रजत भी सीरियल आवाज सबके साथ बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ दोनों मियाँ बीवी ही बचे थे। क्या मोड़ लाएगा ये हादसा उनकी जिंदगी में? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।